हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रेनोलॉजी लीगल पे। आज का ये वीडियो बायोलॉजी लेक्चर का अंतिम वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोसिस्टम की या इकोलॉजी की। तो चलिए सीधे तौर पे चलते हैं हम अपने वीडियो पे। हाँ, तो ये इकोलॉजी क्या है? तो मैंने पहले ही दिन बताया था कि जिन शब्दों में लॉजी जुड़ जाता है उनमें अपने तौर पर सीधे तौर पर जुड़ जाता है स्टडी ऑफ। ठीक है, इको का अर्थ है हमारा रिलेशन, नेचर के साथ हमारा रिलेशन इको, और लॉजी यानी स्टडी। इससे हम कह सकते हैं कि नेचर या इन्वायरमेंट के साथ हमारा जो रिलेशन है उसका अध्ययन हम करते हैं इकोलॉजी में। डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ लिविंग थिंग्स विथ एनवायरमेंट। पर्यावरण के साथ विभिन्न जीवों का जो संबंध होता है उस संबंध के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। इस इकोलॉजी के जनक के रूप में हम्बोल्ट को जाना जाता है। ये हम्बोल्ट फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी कहे जाते हैं, लेकिन इन्होंने इकोलॉजी की व्याख्या की है। ये जो शब्द इकोलॉजी है उसका इजाद किया हुआ है किनका? तो ये अर्नेस्ट हेकल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये इकोलॉजी शब्द इजाद किया। ठीक है, तो इकोलॉजी के बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इको का अर्थ है वही इन्वायरमेंट, और सिस्टम यानी कि एक तंत्र। हिंदी में इसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि हमारे आसपास जो कुछ भी चीजें हैं एनवायरमेंट में उनके साथ जो हमारा संबंध है वो एक तंत्र विकसित करता है और उसी तंत्र को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम की खोज एजे टांसले ने की। शब्द इकोसिस्टम की भी रचना इन्हीं ने की है सन 1935 में, एजी टांसले। इकोसिस्टम का डिफिनेशन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं कि द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि आसपास का जो समुदाय है वह किस तरह से संबंध विकसित करता है पर्यावरण के साथ, उन चीजों का पारंपरिक, संरचनात्मक और कार्यात्मक रिलेशनशिप यानी कि संबंध इकोसिस्टम कहलाएगा। इस इकोसिस्टम के दो फैक्टर्स होते हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक, यानी बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में तीन भाग आते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिस्ट्रॉयर बोल सकते हैं या स्कैवेंजर बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक करता या उत्पादक, वे सारे प्लांट्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वे सब उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। कंज्यूमर जो अपने भोजन के लिए इन प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, और खाने के बाद जो कूड़ा करकट या अवशेष बच जाता है उनका जो अपमार्जन करते हैं वे होते हैं डिस्ट्रॉयर या स्कैवेंजर। ठीक है, तो इन कंज्यूमर्स पे विशेष ध्यान देना है। प्रोड्यूसर के बाद हमारा आता है कंज्यूमर। इन कंज्यूमर को भी तीन भाग में बांटा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता। प्राइमरी यानी प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो सीधे तौर पर प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं या प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सेकेंडरी उपभोक्ता यानी द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राइमरी उपभोक्ताओं पे डिपेंडेंट होते हैं। उसी तरह टर्सरी यानी तृतीयक उपभोक्ता सेकेंडरी पे डिपेंडेंट होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि संसार में कोई भी जीव है वो एक दूसरे को अपना आहार बना रहा है। इस तरह जो एक दूसरे को आहार बनाते हैं तो एक चैन फॉर्म करते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं। उस श्रृंखला को आहार श्रृंखला नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए ये प्लांट, ये है उत्पादक, इनको खा रहा है हमारा चूहा यानी रैट, तो ये रैट हो जाएगा प्राइमरी
कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। अब इस रैट को खा ले रहा है स्नेक, तो ये स्नेक हो जाएगा सेकेंडरी उपभोक्ता यानी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। इसके बाद इस स्नेक को खा जाता है हमारा ईगल यानी चील या बाज बोल लीजिए, तो ये ईगल तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाएगा। इस तरह जो ये चैन बनाया, इस चैन को फूड चैन यानी आहार श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद आते हैं स्कैवेंजर यानी अपमार्जक। हमारे भोजन के बाद जो कुछ भी अवशेष बचता है उनका अपमार्जन करते हैं, उनको खाकर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जो प्रकृति में सड़े गले चीज हैं उनका अपमार्जन करते हैं। ठीक है, इस तरह वो पूरे प्रकृति को स्वच्छ साफ सुथरा बनाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे इकोसिस्टम का ये अपमार्जन महत्वपूर्ण भाग है। ये रहा हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ हम अपने बायोलॉजी लेक्चर्स को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को आप दूर दूर तक पहुंचाइए। धन्यवाद।